नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया और पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटी, खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे और महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उद्घाटन के समय अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग पालना केंद्र को तैयार करने पर बाल विकास विभाग को बधाई दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि परिजनों के करीब रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे, इससे सचिवालय के कामकाज और बेहतर होगा। कार्मिक हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की। ये बच्चों के भविष्य के लिए एक पिलर की तरह काम करेगा, जहां बच्चे मोबाइल, टीवी, टैब से दूर होकर अपने और साथियों के साथ अपना पूर्ण विकास कर पाएंगे, अपने मानसिक विकास, अपना बौद्धिक विकास कर पाएंगे, साथ में शारीरिक विकास भी कर पाएंगे। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हम सभी पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि जब हम ऑफिस में होते हैं हमारे बच्चे क्या करें, तो उनको सिर्फ टैब दिखता है, टीवी दिखता है, मोबाइल दिखता है। वो माँ बाप का कहना नहीं मानते कि बच्चे पढ़ लो, नहीं हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पालना है, ये सही तौर पर भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के, सब बच्चों के भविष्य के लिए एक उज्जवल नींव रखेगा, ताकि बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करना सीखें, अपनी छुट्टियों को भी एक वरदान बनाएं और भविष्य में आगे बढ़ें। ये बच्चों के और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, पालना केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसकी यहाँ पे और इसके जरिए किस तरह के फायदे होंगे? क्रेच भी कहते हैं कि लोग जब वर्किंग माता पिता होते हैं तो दिन में बच्चा कहाँ जाए, विशेषकर जब छुट्टियां होती हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हो या समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो ऐसी स्थिति में जो वर्किंग चाहे मदर हो या सिंगल फादर हो, तो छोटे बच्चों के लिए समस्या है कि वो घर पर किसके भरोसे छोड़े और बच्चा इस वक्त करेगा क्या। तो सचिवालय में जो गृह विभाग की बिल्डिंग है, उसके ठीक बराबर में एक पालना केंद्र बनाया गया है, जहाँ बच्चों के खेल कूद की और खेल कूद में पढ़ने लिखने की और एक ओपन स्पेस की व्यवस्था की गई है और कुछ खिलौने भी रखे गए हैं। बच्चों के टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है और महिला बाल विकास विभाग से 2 महिला कर्मचारी भी यहाँ रहेंगे जो इन पर निगाह रखेंगी। तो एक राहत है पेरेंट्स के लिए कि जहाँ आप काम करते हैं उसके पास ही आपका बच्चा खेल रहा है। करीब 18 दिनों में महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे तैयार किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ सेक्रेटरी एस.एस. संधू और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने इसके उद्घाटन सत्र में शिरकत की और आज से ये सचिवालय कर्मचारियों, अधिकारियों के बच्चों के लिए खुल गया। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ राधा रतूड़ी और कई दूसरे दिग्गज भी यहाँ पे रहे और एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो वर्किंग है और चूंकि जब बच्चों को कैसे किसके भरोसे छोड़े, ये सवाल कहीं ना कहीं परेशान करता था, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पे ला सकते हैं और उनके रहने की, पढ़ने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे रहेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित करता है।
राज्य सरकार भी उत्तराखंड को एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इसके लिए नई फिल्म नीति पर भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा फिल्मांकन के लिए फिल्मकारों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की और धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के प्रति भी राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का उन्होंने सराहना की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर का भ्रमण भी किया। तो अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें शॉल ओढ़ के उन्हें सम्मानित किया, उनका वेलकम किया और फिल्म हब को लेकर यहाँ पे बात की गई कि कैसे उत्तराखंड को और बेहतर किया जा सकता है, इस क्षेत्र में कैसे जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनको यहाँ के प्रति आकर्षित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में यहाँ पे बन सकें। क्योंकि उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो इससे पहले भी कई फिल्मों में देखा गया है और अब अक्षय कुमार ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक आज देहरादून में हो रही है और विशेषज्ञ समिति की यूसीसी के सुझाव के लिए आखिरी मीटिंग है। इस मीटिंग में समिति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व बुद्धिजीवियों से सुझाव इकट्ठा करेगी। समिति अब तक 12 जिलों में जिला स्तर पर इस तरह की मीटिंग कर चुकी है और आज राजधानी देहरादून में हो रही ये समिति की आखिरी मीटिंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन का वादा किया था और वो जल्द पूरा होने जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज देहरादून में बैठक है और यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की ये बैठक है। आयोगों के अध्यक्ष और बुद्धिजीवियों से सुझाव ये कमेटी ले रही है। तो इसमें सुझाव लिए जा रहे हैं लोगों के, विशेषज्ञों के, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक आज देहरादून में हो रही है। इसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। सरकारी वो एक क्लियर लाइन है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटेगा ही हटेगा। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम। तो सुदीप जैन इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आज देहरादून में जो बैठक होने वाली है, इसको लेके क्या जानकारी? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो कमेटी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त एनेक्सी जो सर्किट हाउस है वहाँ पर विभिन्न आयोगों के सदस्यों के साथ चर्चा वार्ता कर रहे हैं और ये मीटिंग क्लोज रखी गई है, इसमें किसी की एंट्री नहीं है। शाम 3 बजे से IRDT सभागार में ओपन बैठक शुरू होगी। इसमें मीडिया कवरेज को भी अलाउ किया गया है और पत्रकारों से समिति के लोग बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। इस पर सरकार अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को गठन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, बीते दिनों उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा समय और अतिरिक्त दिया जाए। लिहाजा उनका समय भी अब बढ़ाया गया है क्योंकि अलग अलग संप्रदाय, समाज, अलग अलग स्टेक होल्डर से उन्हें बैठक करनी है, निष्कर्ष पे निकलना है और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देनी है, जिस पर सरकार आगे निर्णय लेगी। तो आज 3 बजे से जो विधिवत बैठक है उसकी शुरुआत होगी।
चूंकि इससे पहले भी कई जिलों में सुदीप बैठक हो चुकी है और बुद्धिजीवियों के विशेषज्ञों के इसमें सुझाव लिए गए हैं। अभी भी कोशिश ये है कि हर जिले से इस तरह के सुझाव लिए जाए ताकि एक क्लियर रास्ता जो है वो मिल पाए। जी बिल्कुल, इसके पूर्व भी बैठक और चर्चा हो चुकी है और एक्सपर्ट्स कमेटी ने राज्य के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो ट्राइबल इलाके हों, दूरस्थ इलाके हों, मैदानी इलाके हों, पर्वतीय इलाके हों, हर जगह जाके अपना एक सर्वे भी किया है, लोगों से बातचीत भी की है। उसको भी अपनी रिपोर्ट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी है वो इनकॉर्पोरेट करेगी, शामिल करेगी। तो आज की बैठक के बाद जो शाम को होनी है, ये माना जा रहा है, उसके बाद ये विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी जो सरकार को सौंपी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूनिफॉर्म हरिद्वार से खबर है, जहां हरि सेवा आश्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां भागवत कथा में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और भागवत कथा को सुना उन्होंने। तो भागवत कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तो हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पे संत समाज ने उनका स्वागत किया। कई साधु संत यहां पे मौजूद थे और भागवत में वो शामिल हुए। गोवा और उत्तराखंड के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन हुआ है और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे भी मौजूद रहे। एमओयू के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा, जिससे पर्यटकों को राज्यों का दौरा करना आसान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि एमओयू से दोनों राज्यों के बीच में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की तरह ही उत्तराखंड में हम पर्यटन को डेवलप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में वेलनेस, धार्मिक, साहसिक पर्यटन पे तेजी से काम हो रहा है और कहा कि दोनों राज्य आपसी समझ से एक दूसरे के राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ाएंगे। वहीं गोवा के पर्यटन मंत्री ने कहा कि गोवा और उत्तराखंड में पर्यटन को प्रोत्साहित करने, यानी जो पर्यटक हैं उनको प्रोत्साहित करने और दुनिया को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोवा और उत्तराखंड दोनों के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं और साथ में जो यहाँ से आज सीधी उड़ान देहरादून से गोवा और गोवा से देहरादून की प्रारंभ हुई है और जो एमओयू हुआ है पर्यटन, संस्कृति का, अध्यात्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आपसी एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक दूसरे का सहयोग करने से निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा हमारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हमारे यहाँ पर अनेकों देव स्थान हैं, अध्यात्म, शांति और संस्कृति का एक केंद्र है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जहाँ उत्तराखंड है, तो वहीं गोवा अपने आप में अनेक प्रकार का जो पर्यटन का आकर्षण लिए हुए है। समुद्र है, समुद्र से लेकर गंगा जी तक, गंगा जी से लेकर समुद्र तक की आसानी से यात्रा जो लोग गोवा आएंगे, विदेशों के मेहमान, विदेशों के पर्यटक वो उत्तराखंड भी आ पाएंगे और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो आसानी से 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट पर गोवा पहुँचेंगे और गोवा से यहाँ आ सकते हैं। तो इससे परस्पर एक पर्यटन बढ़ेगा। मैं समझता हूँ एक ये नई शुरुआत है और हम दोनों ही राज्य और दोनों ही राज्यों के लोगों का प्रयास होगा कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो भी विस्तार एक दूसरे के राज्य में हो सकता है उसको करेंगे। अस्पताल, जिला अस्पताल में गया था और वहीं मैंने उस महिला को देखा जो जिसके साथ ये घटना घटी है और उनसे मेरी बातचीत। नरेंद्रनगर में 24 और 25 मई को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। चीन और इटली के 10 सदस्य देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया और मेहमानों का सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक रूप से तिलक व माला पहना के स्वागत किया गया। इसके बाद विदेशी मेहमानों का काफिला नरेंद्रनगर की ओर रवाना हो गया। जो 23 तारीख आज तक हमारे पास जो है 5 चाइना से और 5 इटली से डेलीगेट्स आ चुके हैं और जिनका हमने की
उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी तरीके से स्वागत किया गया और अभी उनको जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, उसके आप से हमने आगे के मुक्त। हाँ, आज दिन में भी 2:45 पर 2 डेलीगेट्स। और उत्तराखंड में बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 24 और 25 मई को प्रदेश के कई इलाकों में हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और पौड़ी में अच्छी बारिश होने की संभावना है और इस वजह से ओले भी पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही बिजली भी गिर सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिस वजह से पेड़ों के गिरने और कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता है। वेदर की बात करें, मौसम की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। तो इसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसमें ओलावृष्टि, लाइटनिंग कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो तेज़ हवाएं हैं जिनकी गति जो स्क्वाल जिसको बोलते हैं झक्कड़, उनकी गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं कहीं पर इन ज़िलों में देखने को मिलेगी। और गस्टिंग में वो जो विंड स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी जा सकती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज करना या इसी तरह कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी 2 से 3 घंटा ये जो एक्टिविटी है ये रहने वाली इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में। तो लोगों को चाहिए कि अभी 2-3 घंटे। और मौसम विभाग की तेज आंधी और बारिश की चेतावनी सच साबित हुई है। हरिद्वार में बुधवार देर रात तेज आंधी तूफान के चलते ज्वालापुर स्थित अंसारी मार्केट के निकट करीब 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ मकान पर गिर गया। बारिश से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे कई लोग खड़े थे, जिसकी जद में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो रेस्क्यू यहाँ पे किया गया, उन लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ बताया गया कि पेड़ गिरने से हरिद्वार के चमगादड़ टापू के पास सोनीपत से आए एक युवक की मौत हो गई। जो आंधी आई इससे लगभग 100 साल पुराना जो पीपल का पेड़ था वो गिर गया। उसमें बता रहे कुछ लोग जो मोटरसाइकिल में थे वो साइड में खड़े थे, वो उस पेड़ के नीचे आ गए। इसमें एक बुजुर्ग को तो निकाल लिया है, लेकिन अभी क्रेन वगैरह हमारी आ गई है, एक बच्चा भी अभी सुरक्षित है, तो इन सबको निकाल लिया। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की बात आ रही है तो अभी नहीं आई है, देखते हैं उसमें क्या है। केवल घायल है लोग अभी फिलहाल घायल। अचानक से जो आंधी तूफान आया, इसमें एक ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना। लोग वहाँ पर आवाज जाई भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, क्योंकि एक पेरेंट्स है, उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा अभी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया। तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूँकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। इसी तरह चमगादड़ टापू के पास पेड़ गिरने के पर एक सोनीपत के यात्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप चमचा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदीप चमचा ने बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के बाद उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की प्रयोगशाला बनाना चाहती है बीजेपी, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम और अब लैंड जिहाद को लेकर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने पर सरकार तुली है, वहीं अतिक्रमण को लेकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। गुजरात के बाद आरएसएस और बीजेपी उत्तराखंड को धार्मिक उन्माद की एक लेबोरेटरी बनाना चाहती है। राज्य के पास समस्या है जो मुख्यमंत्री ने पहले चरण में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 20,000 से 24,000 सरकारी पद रिक्त हैं, उनको भरने का वादा किया था। महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था, भ्रष्टाचार को दूर करने का वादा किया था। और ये सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री के काम में
अधिनियम चयन आयोग का भ्रष्टाचार सामने आया, लोक सेवा आयोग का आया, किसी पर कोई ध्यान नहीं बटा। बटाने के लिए पहले लव जिहाद था, अब लैंड जिहाद आ गया। सवाल है, क्या राज्य सरकार ने कोई सर्वे किया है? अगर किसी भी सरकारी ज़मीन पर, चाहे वन विभाग की हो, सड़क भी है, अतिक्रमण किसी के भी द्वारा है, किसी भी समुदाय के द्वारा गलत है, आप बताइए। आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करें कि ये। और कांग्रेस के वरिष्ठ हरीश रावत ने मसूरी में चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने तय समय सीमा पर कार्य पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हरीश रावत ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन द्वारा 15 दिन के अंदर माल रोड को व्यवस्थित करने के साथ साथ पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं किया गया तो 15वें दिन कांग्रेस कार्यकर्ता और मसूरी की जनता आंदोलन करने को विवश होगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय मसूरी में देश विदेश के सैलानी पहुंच रहे हैं और पुनर्निर्माण कार्य में उनका पर्यटन सीजन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है, सब सीनियर लोग भी हैं, सब ने कहा है और ये अपमान भी है उत्तराखंड का। लोग पर्यटक क्या भावना लेकर के जाएंगे कि कितना सज्जित है उत्तराखंड का पर्यटकों के स्वागत के लिए, क्या सजावट है, जगह तोड़ रखी है, सारी माल रोड का कबाड़ा कर रखा है, पूरी इमेज खराब हो रही है राज्य की। हम 15 दिन का समय देते हैं, यदि 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर 9 बजे से रात के 9 बजे तक का। और माधव भारद्वाज के आईएएस में चयन होने के बाद मसूरी में खुशी है और मसूरी निवासी माधव भारद्वाज ने 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 536वीं रैंक हासिल की है। माधव की 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मसूरी वाइनबर्ग एलन स्कूल से हुई है और माधव ने 12वीं में पूरे उत्तराखंड में 7वां स्थान हासिल किया था। 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। माधव ने बताया कि 2020 में उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की और पहले अटेम्प्ट में वो 3 नंबर से रह गए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सफ़र थोड़ा मतलब इट वाज डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मेहनत लगी इस सफ़र में, बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मैंने क्योंकि ये तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ और नौकरी के साथ करी थी, पढ़ाई और नौकरी साथ साथ चल रहे थे, तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक ज़्यादा था। तो जैसे मैं दिन में ऑफिस करता था और उसके बाद मैं रात को कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं वीकेंड्स पे पूरा पढ़ाई करता था। मैं थोड़ी अपनी छुट्टियाँ राशन करके रखता था कि एग्ज़ाम से ही जस्ट पहले मैं वो छुट्टियाँ यूज़ करता था। तो उसके उन दिनों में तो 14-14 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। तो और थोड़ा स्मार्ट वर्क, मतलब मैं क्या दिनचर्या, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं 10 या 11 बजे उठता था। उसके बाद मैं ऑफिस करता था, 6-7 बजे जब ऑफिस ख़त्म हो जाता था तो मैं दौड़ने जाता था। उसके बाद डिनर के बाद से मैं रात के 9 बजे से, मान लीजिए आप, 9 से लेकर 4 या 5 बजे तक पढ़ाई करता था। और वीकेंड्स पे मैं सुबह 9 से लेकर रात के 11-12 बजे तक पढ़ाई करता था। और एग्ज़ाम के कुछ दिन जस्ट पहले तो पूरा ही टाइम जितना भी होता था मैं पढ़ाई ही करता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।